ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक बेसमेंट में निकाली, जहाँ उसके पिता ने उसे बहुत टॉर्चर किया और जिस दिन वो बाहर निकला पूरी दुनिया तबाह हो गई। मॉन्स्टर्स ने हमला किया और लोगों का कत्लेआम मच गया। तो शुरू करते हैं इस मानवा को शुरुआत से। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुरानी डरावनी दीवार और एक पुराना फर्नीचर जो कि टूटने वाला है। एक मक्खी वेंट के रास्ते अंदर आती है। वो एक मक्खी को मार देता है और उसे अपनी जीभ से टेस्ट करता है। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बेसमेंट में निकाल दी है, किसी दिन इस जगह पर मेरा दम घुट जाएगा। अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, जिसकी शुरुआत मैं अपने नाम से करूँगा, पर मुझे याद नहीं कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि बचपन से ही मैंने कभी अपना नाम नहीं सुना। हालांकि मुझे यकीन है कि मेरा एक नाम तो ज़रूर होगा, क्योंकि मैं इस फ़ोटो में देख सकता हूँ कि एक औरत एक बच्चे को अपने हाथ में लेकर खड़ी है और ये यकीनन मेरी माँ ही होगी, जो मुझसे बहुत प्यार करती होगी, जिसने मुझे एक प्यारा सा नाम दिया होगा। पर तभी हम एक आदमी को देखते हैं। वो एक क्रीपी सी स्माइल के साथ बोलता है, वो मर चुकी है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। तभी कैरेक्टर उससे बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो आदमी कहता है कि तुम्हारे जन्म के थोड़ी देर बाद ही वो मर चुकी थी, ब्रिज से कूदकर। तभी हमारा एमसी गुस्से में उसके हाथ कांप रहे होते हैं और हम उस आदमी को देखते हैं फोटो में, जो कि उसकी माँ के साथ खड़ा होता है। तो वो कहता है, ये एक हरामी है जिसने मुझे यहाँ पर लॉक किया है मेरी पूरी ज़िंदगी। इस बेसमेंट में कई सारे दरवाजे हैं और उन सब दरवाज़ों की चाबी इसके पास है। वो आदमी कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर कभी नहीं भेजूँगा। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी माँ ब्रिज से कूदकर मर गई थी? तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक कुकी दिखाता है और वो बोलता है, वो डर गई थी। जिस दुनिया में वो रहती थी उस दुनिया से वो डर गई थी। हमारी धरती पर एपोकलिप्स आने वाला है। मेरा तुम्हें बाहर भेजने का यही कारण नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए बाहर नहीं भेजना चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सुसाइड करे। तुम्हारी माँ इसलिए मर गई थी क्योंकि वो एपोकलिप्स से डर गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इस तरीके से मेरे माँ के बारे में मत बोलो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुमने मुझे यहाँ कई सालों से लॉक करके रखा हुआ है। तभी वो आदमी कहता है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे या नहीं, पर यह सेल्फ इंट्रोडक्शन जो तुम रोज़ लिखते हो कभी भी बाहर की रोशनी नहीं देखेगी। तभी वो उस किताब को जलाकर डस्टबिन में फेंक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एक ऐसा आदमी जो तुम्हारी तरह हो वो मेरा पिता कभी नहीं हो सकता। वो आदमी कहता है, इस तरह से मत बात करो, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अब मेरे साथ चलो, टाइम हो गया है। हर रोज़ वो इसी टाइम कॉरिडोर से निकलते हैं और एक दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ पे वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को लेसन्स दे रहा होता है, लेक्चर सेम डे। इस वक्त वो सिर्फ यही वक्त है जिसमें मेरे को मेरे बोरिंग लाइफ से थोड़ा सा बाहर आने का मौका मिलता है। एक लाइब्रेरी जिसमें मैं अपनी मनपसंद किताबें ले सकता हूँ और उन्हें पढ़ सकता हूँ। हालांकि मुझे सिर्फ वही किताबें पसंद है जिसमें बाहर की दुनिया का डिस्क्राइब किया जाता है और मैं सोचता हूँ कि सनलाइट कैसा फील करती होगी, गर्म। इस अंडरग्राउंड लाइट से तो काफ़ी अच्छा। मैं एक शांति भरी ज़िंदगी चाहता हूँ जिसमें चारों तरफ हरियाली हो और लोग हो जिनसे मैं बात कर सकूं, अपने दोस्त बना सकूं। पर उसके लिए यहाँ से मुझे भागना होगा। तभी वो आदमी आता है और बोलता है, मैं तुम्हें किताबें देता हूँ फ्री टाइम में पढ़ने के लिए, और यह किताब तो बाहर की दुनिया की है। तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें अभी भी बाहर जाना है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि एपोकलिप्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। बाहर सिर्फ चीखें और खून है और राख। मुझे लगता है कि तुम अभी भी नहीं समझे कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें इसी बेसमेंट में रहना होगा।
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब ये दोबारा इसने लेक्चर दिया मुझे, सब कुछ सिर्फ इस अपोकलिप्स के बारे में। ये अपोकलिप्स आ गया है, इसने मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी इस लॉकर में बंद किया और मुझे टॉर्चर किया इस बेसमेंट में। चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, पर अभी वो वक्त नहीं है। मैं एक सही मौके की तलाश में हूँ। जब वो अपना गार्ड डाउन करेगा तभी मैं उस पर अटैक करूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर पुशअप्स लगा रहा होता है, अपनी बॉडी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसका डैड बोलता है इतने से बात नहीं बनेगी, 10 रैप्स और निकालो तभी तुम अपोकलिप्स में सरवाइव कर पाओगे। वो थक जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। तभी उसका डैड उसे हाथ देता है उसकी मदद के लिए। वो सोचता है ये मेरी मदद क्यों कर रहा है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे फेंक देता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर किसी ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तो उससे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ऐसे वक्त में जब अपोकलिप्स हो तो ह्यूमंस एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तुम्हें ट्रेनिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब भी तुम दूसरे लोगों से मिलो तो बिना किसी हथियार के ही उनका सामना कर सको। उसका डैड कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे, तुम कितने कमज़ोर हो, आप किसी और दिन एक्सरसाइज करेंगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें चमकती है और वो कहता है हाँ यही वो मौका है जब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ बचकर। वो एक टूटा हुआ नुकीला टुकड़ा उठाकर अपने पिता पर अटैक करता है। मुझे लगा कि मैं उन्हें मार दूंगा जब उनका गार्ड डाउन होगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, पर इस प्लान में एक बहुत बड़ी गलती थी। मुझे लगा कि उनका गार्ड डाउन है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने पिता पर अटैक करता है और उसके पिता उस हमले से बच जाते हैं और उसके ऊपर एक अटैक करते हैं। वो लात सीधे उसके मुंह पर मारते हैं और वह लड़का बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो पानी की बूंदों की आवाज से उठ जाता है और देखता है कि वो कहाँ है। तभी उसके पिता आकर बोलते हैं तुम जाग चुके हो और वह एक अच्छी कोशिश थी मुझे मारने की, पर मैंने तुम्हें बताया था कि बिना हथियार के ट्रेनिंग करने से तुम किसी हथियार वाले को भी आसानी से हरा सकते हो और मैं तुम्हें इसीलिए इतना ट्रेन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें किसी हथियार की जरूरत ना पड़े। उसका पिता उससे बोलता है कि आज तुम आराम करो क्योंकि कल एक बहुत मुश्किल दिन होने वाला है और वह कॉरिडोर से जाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ ऐसा है जो मुझे पता है पर मेरे पिता को नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो यहाँ एक बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, सारी आवाजें बंद हो जाएंगी। तब मैं ध्यान से बाहर की आवाजें सुन सकता हूँ, बाहर की आवाजें, जिसमें वह दीवार पर कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश करता है। वो गाड़ी के पहियों की आवाज सुनता है, चिड़िया की आवाज सुनता है और शहर से आने वाली आवाजें भी सुनता है। वह कहता है कि इस समय मैं दो सच्चाई जान चुका हूँ जो मेरे पिता मुझे बोलते थे कि यह सोने का टाइम नहीं, यह दिन का टाइम है, और दूसरा कि अंत आ रहा है जिससे वो मुझे इस अंडरग्राउंड बंकर में बंद रखते हैं। पर कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और अपनी माँ को ढूंढूंगा। मेरे पिता बोलते हैं कि वह मर चुकी है पर मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि वह हमेशा झूठ बोलते हैं। वह जिंदा है और जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा अपनी माँ को ढूंढूंगा। वह आदमी कॉरिडोर से जा रहा होता है और उसका फोन बजता है। वह फोन को उठाता है और देखता है कि क्या हुआ। मैंने तुमसे बोला था जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे फोन मत करना। उस फोन पर कुछ बातें करने के बाद वह कहता है कि उसे जीने दो और उस फोन को तोड़ देता है और रोने लगता है। वह लड़का अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके पिता उसके सामने है और वह कुर्सी पर बंधा हुआ है। वो कहता है कि मुझे खोलिए अभी, पर वो नहीं सुनता और कहता है ठीक है तो मैं खुद ही खोल लूंगा, और वह धीरे धीरे रस्सी को काटने लगता है। तभी उसके पिता उसके सामने आते हैं और बोलते हैं रुक जाओ, और वह डर के मारे रुक जाता है। तभी वो अपने पिता से बोलता है कि आपने कहा था कि आज की ट्रेनिंग डिफिकल्ट होगी, अगर आप मुझे खोलोगे नहीं तो ट्रेनिंग कैसे होगी। उसके पिता कहते हैं कि
हमारा प्लान बदल चुका है। अब हम कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें बस इस कुर्सी पर बैठे रहना है। आज से हम कुछ भी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। वो लड़का कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपने कहा था कि मुझे एपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए आप ट्रेनिंग देंगे, पर अगर आप मुझे बांधे रखेंगे तो यह नहीं हो पाएगा। उसके पिता कहते हैं कि ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। वो सोचता है कि अचानक से क्या हुआ, और वो मुझे इस तरह बांधेंगे तो मैं बाहर नहीं भाग पाऊंगा और अपनी माँ को भी नहीं देख पाऊंगा। वो गुस्से में रस्सी को तोड़ने लगता है। उसके पिता कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, और अचानक से गुस्से में आकर वह उसके मुंह पर एक घूंसा मार देते हैं। वह लड़का दूर गिरता है और बोलता है, क्या हुआ? उसके पिता बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि हिलना मत। वो गुस्से में रस्सी को तोड़ने लगता है। तभी वो आदमी उसे फिर से मारता है और बार बार मारता है। वो देखता है, वो आदमी कहता है कि मैं इसे खोना नहीं चाहता, चाहे मेरी जान चली जाए। जिस आदमी ने मुझे यहाँ बंद रखा और जिसकी वजह से मैंने इतना कुछ सहा, वह बहुत स्ट्रांग है। हालांकि मैंने अपनी रस्सी काट ली। मैं ये जानना चाहता था कि मेरे पिता क्या चाहते हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। पर जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो उस गुस्से के पीछे आंसू थे जो वो हमेशा छुपा कर रखते थे। पर ऐसा क्यों? वो मुझे मार रहे थे और रो भी रहे थे। और उसके पिता उससे कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगे। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मेरे डैड ने जो भी टिप्स दी हैं, उसमें पहली टिप्स जो सबसे ज्यादा जरूरी है, रूल नंबर 1, जो एपोकलिप्स में सबसे ज्यादा काम की है, कि बेसमेंट को कभी मत छोड़ना। क्योंकि इस पूरी दुनिया में इस बेसमेंट से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं है। यहाँ पर 126 सालों से मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि यहाँ के दरवाजों को लॉक बंद रखता है। यहाँ पर फूड रिसोर्सेज भी है जिससे हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। ऐसी जगह को छोड़ना जहाँ पर सब कुछ पहले से ही तैयार है, एक बहुत बड़ी गलती है। वो खुद को आग में डालने के बराबर है। जब अंत आएगा तो वो बिना किसी चेतावनी के आएगा। इसीलिए बेसमेंट को कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक सेल में बंद है। वो कहता है कि डैड नहीं दिख रहे। वह हमेशा जब ही जाते हैं जब मैं सोता हूँ। पर फिलहाल उनकी कल वाली हरकत की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे। पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं इस बंकर में कब तक बंद रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि बंकर के मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ होती है और अचानक सभी गेट खुल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये क्या हुआ? सारे गेट खुल चुके हैं और मेरे पास सिर्फ यही मौका है कि मैं यहाँ से भाग लूं। वो बहुत तेजी से भागता है बाहर के लिए, क्योंकि यह उसका आखिरी मौका है। अगर वो इसमें कामयाब नहीं हुआ तो उसे दोबारा बंकर में ही रहना पड़ेगा। वो भागते हुए सोचता है कि डैड मुझे नहीं रोक रहे क्योंकि वो यहाँ नहीं है, पर इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। वो भागते भागते देखता है कि सीढ़ियां ऊपर तक जा रही हैं। वो कहता है, मैंने ढूंढ लिया बाहर जाने का रास्ता। वो सीढ़ियों से जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगता है और देखता है कि यह सनलाइट है। वो बाहर जाकर देखता है कि वहां सूरज की रोशनी चारों तरफ होती है। लोग गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, चारों तरफ लोग होते हैं और गाड़ियां चल रही होती हैं।
वह देखता है और कहता है, मैं बाहर आ गया। एक आदमी पीछे से आकर बोलता है, वो बच्चे, यहाँ से हट जाओ। वो कहता है, ये एक इंसान है, एक असली इंसान। तभी उसे याद आता है कि अपना गार्ड डाउन नहीं करना, क्योंकि मैं अभी अभी बाहर निकला हूँ और मेरे डैड मुझे पकड़ सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, तो मुझे यहाँ से भागना है। जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी सपना देखा, आखिरकार वो सच हो गया। वो भागते हुए देखता है, वो भागते हुए सोचता है कि ये कहीं मेरे डैड का प्लान तो नहीं कि गेट खोलकर मेरा टेस्ट ले रहे हो। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या सिस्टम में कोई खराबी थी जिससे मैं बाहर निकला? वो यह सब सोच ही रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका रूल नंबर वन यही है कि बंकर को कभी मत छोड़ना। वह चारों तरफ देखता है कि लोग घूम रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। वो उन्हें देखता है और सरप्राइज हो जाता है कि यह बहुत अच्छा है। जैसा डैड ने कहा था, वो सब झूठ है। ये दुनिया बहुत शांत है। हम देखते हैं कि पक्षी उड़ रहे होते हैं और एक बलून ऊपर आसमान की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो बलून सूरज को ढकता है, तभी कुछ होने लगता है, अंत, जो आएगा बिना किसी चेतावनी के। सारे पक्षी डर कर उड़ने लगते हैं। सब लोग कहते हैं, ये क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि धरती की तरफ कुछ आ रहा होता है, मॉन्स्टर्स, जो पता नहीं कहां से, पर धरती की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं, वो देखिए, वो पास आ रहा है और पास। लोग कहते हैं, क्या वो मून है? पर नहीं, वो कुछ अलग है, कोई एलियन मॉन्स्टर की तरह। सब लोग हैरान हो जाते हैं। कई सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ तेजी से आ रहे होते हैं और एक टॉर्नेडो की तरह जमीन पर लैंड करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया कि नेवर लीव द बंकर, कि बंकर को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो सबसे सेफ जगह है। और अगर मॉन्स्टर उस बंकर में चले गए तो फिर क्या होगा? मॉन्स्टर तेजी से लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। लोग वहां से दूर भागने लगते हैं। चारों तरफ खून और लाशें होती है। मॉन्स्टर्स बड़े बड़े पत्थरों को लोगों के ऊपर फेंकने लगते हैं और लोगों को काटने लगते हैं। कुछ मॉन्स्टर लोगों को उठाकर खाने लगते हैं, कुछ उन्हें कुचल देते हैं। सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और वो कांपने लगता है। वो कहता है, ये क्या हो रहा है? डैड ने मुझसे बोला था कि जब अंत आएगा तो ये दुनिया खून और लाशों से भर जाएगी, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बिल्डिंगों को पैरों से कुचल रहा होता है। सभी लोग चिल्लाते हैं, अंत आ चुका है। हम चारों तरफ देखते हैं एक ज़ॉम्बीज का बवंडर। हर तरफ तबाही, सारी बिल्डिंगें टूट चुकी हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मेरे पिता सही थे मॉन्स्टर्स के बारे में। पर क्या वो मेरी माँ के बारे में भी सच सही थे? क्या मेरी माँ सच में मर चुकी है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मॉन्स्टर्स सभी लोगों पे अटैक कर रहे होते हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। चारों तरफ से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ कोई पकड़ता है और खींचता है। वो उसके डैड होते हैं। वो उससे कहते हैं, भागो, अगर मरना नहीं है तो। वो पीछे देखता है, सारे मॉन्स्टर्स इंसानों को खा रहे होते हैं।
वो डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वो देखते हैं मॉन्स्टर चारों तरफ से आ रहे हैं। तभी उसके डैड उसे एक ब्रिज की तरफ लेके जाते हैं। ब्रिज के चारों ओर लोगों को मॉन्स्टर्स खा रहे होते हैं, किसी का सर किसी के पैर। लोग कहते हैं जल्दी करो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी वेव आ रही होती है पीछे से। हमारा मेन कैरेक्टर और उसके डैड दोनों ही ब्रिज पे भाग रहे होते हैं फुल स्पीड में। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर हम इसी स्पीड से भागते रहे तो हम पकड़े जाएंगे। उसके डैड कहते हैं अपना मुंह बंद करो और भागो, सिर्फ यही एक रास्ता है सिटी से बाहर जाने का। उस पूरे ब्रिज पे गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं और वो ब्रिज भी टूटा हुआ होता है। मॉन्स्टर्स ने गाड़ियों को भी दबोच रखा होता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर्स भी इनका पीछा कर रहे हैं। तभी एक मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के पैर को पकड़ लेता है और उसे बहुत तेज दबा देता है। वो कहता है कि मैं इससे बच नहीं सकता। तभी उसका डैड एक बड़ा सा पत्थर लेके आता है और उस मॉन्स्टर का पैर काट देता है और कहता है भागो। लेकिन उसके पैर में चोट लग चुकी होती है और वो भागने में मुश्किल हो रही होती है उसे। मॉन्स्टर बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहे होते हैं। उन पे कोई ऑप्शन नहीं होता। वो कहता है भागो भागो। वो कहता है कि मुझे लगता है जिस स्पीड से हम भाग रहे हैं मॉन्स्टर्स हमें जल्दी ही पकड़ लेंगे, और ये जो मेरे पैर में चोट लगी हुई है उसकी वजह से मैं भाग नहीं पा रहा। तभी उसका डैड आगे आता है और बोलता है मेरे पास एक प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने बचपन का सोचता है और कहता है कि ये वो आदमी है जिसने मुझे हमेशा इग्नोर किया, पर आज ये मेरी मदद कर रहा है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और सोचता है इसे क्या चाहिए। मैंने बोला मैं भाग नहीं सकता। उसका डैड कहता है कि तुम्हें सरवाइव करना होगा और मेरे पास एक प्लान है। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास कोई प्लान हो। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे धक्का दे देता है। वो कहता है मुझे प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी वो अपने हाथ में देखता है एक छोटा सा लेटर होता है। वो भागने लगता है और उसका डैड मॉन्स्टर्स की तरफ भागता है उन्हें रोकने के लिए। भागते भागते वो देखता है कि पूरा ब्रिज टूट चुका है और उसके डैड भी गायब हो चुके हैं। पूरा ब्रिज खाई में चला जाता है और साथ में सारे मॉन्स्टर्स भी। हमारा मेन कैरेक्टर ब्रिज के किनारे पे खड़ा हुआ है और हैरान है कि ये अभी क्या हुआ, ये ब्रिज कैसे टूट गया। तभी वो देखता है कि उसके डैड ने बोला था कि तुम सरवाइव कर सकते हो और मेरे पास एक प्लान है। वो किस बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी टॉर्चर किया और अब मैं क्या करूं। मुझे सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए इंतजार करता रहा, जमीन पे आने का, मैं पूरी जिंदगी जमीन पे आने का इंतजार करता रहा, और अब ये मुझे लगा कि जमीन के ऊपर की जिंदगी बहुत शांति भरी है, पर एपोकलिप्स आया और सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपने डैड से पूछना चाहता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे बचाने के लिए उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं। वो ये सोचकर रोने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसके डैड ने उसे एक लेटर दिया है। वो उस लेटर को खोल के देखता है। उसमें लिखा होता है, वो उस लेटर को खोलने ही वाला होता है तभी वो देखता है कि एक मॉन्स्टर आ चुका है। वो उसे देख के डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर में जो चोट होती है उसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा। वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, और वो मॉन्स्टर उसे लेकर ब्रिज से गिर जाता है। वो कहता है कि मेरे पैर में इतनी चोट लगी है कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मैं थक चुका हूँ भाग भाग कर। मैं शायद इस मॉन्स्टर के हाथों ही आज मारा जाऊंगा। तभी वो उस लेटर को देखता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। एक ऐसी बात जो इस वक्त बताना, इसका क्या मतलब है। क्या वो चाहते हैं कि मैं सरवाइव करूं इस एपोकलिप्स में। मुझे जीना है और उन्हें ढूंढना है। मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा, पर फिलहाल मुझे
इस मॉन्स्टर से डील करना है। तभी वो सोचता है कि उसके डैड ने बताया था कि जब एपोकलिप्स आएगा तो ह्यूमन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उन मॉन्स्टर से डील कर सके। जो भी मेरे डैड ने कहा वो सब सच है। इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मुझे अपनी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके डैड की इमेजिनेशन उसके पीछे आती है और बोलती है कि क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो जो भी मैंने तुम्हें सिखाया था? तुम सबसे अलग हो। तभी हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर के अटैक से वो बच जाता है और कांपने लगता है। उसके डैड की इमेजिनेशन उससे कहती है कि तुम में और बाकियों में बहुत अंतर है, और वो ये है कि तुम्हें पता है कि जिंदा कैसे रहना है। मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने आ रहा होता है। जो भी मैंने अभी तक सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, उससे मैं तुम्हें हराऊंगा। वो जमीन पे वो पड़ी एक स्टील रॉड को उठाता है और मॉन्स्टर की ओर भागता है। वो कहता है कि जिंदा रहने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं सब करूंगा। और वो उस स्टील रॉड को उसके सर में घुसा देता है और उस मॉन्स्टर का एंड हो जाता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर पूरे शहर में फैल चुके हैं। सभी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। चारों तरफ सिर्फ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स हैं। इंसानियत का नामो निशान मिट चुका है। बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। मॉन्स्टर बिल्डिंगों की दीवारों पर, सड़कों पर चारों तरफ फैले हुए हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वो वहां चुपचाप बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक मुझे कोई मदद नहीं आई। शायद गवर्नमेंट भी हमारी मदद नहीं कर सकती। हम काफी खुदकिस्मत हैं कि हम जिंदा बच गए, क्योंकि ज्यादातर लोग तो सरफेस पर ही मारे जा चुके हैं। पर मॉन्स्टर से बचना तो एक बात है, दूसरी परेशानी ये है कि हम खाने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। हमारे पास सप्लाईज की शॉर्टेज है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम दूसरे लोगों को भी डरा रहे हो। तुम दूसरे लोगों को भी डरा रहे हो और तुम्हें धीरे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर मॉन्स्टर्स ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो हम सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तभी वो लड़की कहती है कि मैं इतनी तेज बात नहीं कर रही। वो कहता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। शायद मैं भी अपने दिमाग से काम नहीं ले पा रहा इतने स्ट्रेस की वजह से। तभी एक छोटी बच्ची उससे कहती है, सुनिए, मैंने वो एरिया भी चेक कर लिया पर मैं वहां भी खाना नहीं ढूंढ सकी। वो आदमी कहता है, हमें खाना तो ढूंढना ही पड़ेगा अगर हमें जिंदा बचना है, नहीं तो हम भी भूख से मर जाएंगे। वहां पर वो लड़की कहती है कि वहां पर एक जगह है जहां मैंने अभी चेक नहीं किया, शायद वहां पर खाना मिल सकता है। वो आदमी कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा। वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ। तभी वो दूसरा आदमी जोश में कहता है कि हम यहाँ से लोगों को बचाएंगे, हम दोनों से जो हो सकेगा वो करेंगे। वो लड़की 2 लोगों के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ कुछ खाने को मिला? वो दोनों मना कर देते हैं और कह देते हैं कि हमें ये खाने को मिला है और ये हम किसी को नहीं देंगे। लड़की कहती है, ऐसा क्यों? वो तभी वो खाने को खा जाते हैं। लड़की कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी दूसरी लड़की कहती है कि हमारी जो मन में आएगा हम वो करेंगे। वो छोटी बच्ची कहती है कि तुमने कल के खाने में एक बड़ा पोर्शन लिया था और आज तुम अपने खाने को शेयर नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि ऐसा हमें कुछ याद नहीं, और वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। वो बच्चा बोलता है, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा दूसरे लोगों से, और वो वहां से चला जाता है।
वो कहता है कि अगर तुम रिपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो बच्चा कहता है ये सब बकवास है। वो आदमी कहता है कि तुम कहीं भी भग सकते हो, पर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें सजा दूंगा। तभी वो दोनों कांपने लग जाते हैं क्योंकि बाहर से मॉन्स्टर्स की बहुत तेज आवाज आती है। वो कहते हैं डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मॉन्स्टर्स बाहर है, अंदर नहीं। वो कहता है तुमने सही कहा, मैं बेवजह ही डर रहा हूँ। तभी वो बच्चा जमीन पर बैठ जाता है और अपने कान बंद कर लेता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस का क्या हुआ? एक आवाज से ही तुम डर गए, तुम बस एक डरपोक बच्चे हो। उस बच्चे के पैर भी कांप रहे होते हैं डर से। तभी वो देखता है कि मलबे के नीचे एक ब्लेड पड़ा हुआ है। वो उसे उठाकर अपनी जेब में छुपा लेता है और उस आदमी के पास जाता है जिससे वो पहले मिला था। वो कहता है कि तुम्हें कुछ मिला? वो कहता है कि हाँ, मुझे एक ब्रेड का टुकड़ा मिला। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला? उसकी जेब में वो ब्रेड का टुकड़ा होता है, पर वो उससे झूठ बोल देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। वो कहता है कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि अभी हम जिंदा हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में। और जब तक हम जिंदा हैं हम खाने के लिए कुछ भी ढूंढ सकते हैं। पर तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर पीछे की दीवार तोड़कर सीधा अंदर घुस जाता है और लोगों पे अटैक करने लगता है। वो बच्चा भी डर से कांपने लगता है और कहता है, तभी वो आदमी जो मॉन्स्टर के आने से वहां गिर जाता है, वो उसकी तरफ हेल्प के लिए हाथ बढ़ाता है, पर वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ। वो वहां से भाग जाता है। तभी हम उन्हीं दोनों को देखते हैं जो अपना खाना शेयर नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं पीछे मत देखो, वहां से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, भागो। वो कहता है कि मॉन्स्टर आगे भी हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, हम उस बच्चे को बेट बना देंगे और वहां से बचकर भाग जाएंगे। वो बच्चा सीधे मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा है, यही हमारे पास मौका है। हम देखते हैं कि उस बच्चे ने मॉन्स्टर को चकमा दे दिया और वो वहां से भाग गया। तभी हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है। वो तो दो आदमी पीछे रह जाते हैं। वो कहते हैं कि वो भागने में अच्छी है और वो सच बोल रही थी। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर पीछे से आता है और उन दोनों को मार देता है। वो बच्ची भागते भागते एक बिल्डिंग के किनारे पे पहुंचती है और देखती है कि शायद मॉन्स्टर जा चुके हैं। तभी उसकी नज़र हमारे मेन कैरेक्टर पे पड़ती है जो दीवार के किनारे पर बैठा होता है और बेहोश होता है। वो कहती है क्या ये जिंदा है? तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उनकी तरफ ही आ रहा होता है। वो देखती है कि एक मॉन्स्टर उनकी तरफ ही आ रहा होता है। वो डर जाती है। वो कहती है कि क्या इसने हमें सुन तो नहीं लिया? तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़कर एक दीवार के पीछे छुप जाती है। वो लड़की कहती है कि शायद वो मॉन्स्टर अब जा चुका है। ओह, अब हम जिंदा हैं। तभी वो अचानक से चिल्लाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कूद कर दूर चला जाता है और उसकी तरफ देखता है। तुम कौन हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी उसके डैड की इमेजिनेशन पीछे से कहती है कि तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना है, खासकर इंसानों से। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुम्हें यहाँ छुपाया है उस मॉन्स्टर से, नहीं तो वो सो तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसके डैड ने कहा था कि इंसानों पर भरोसा ना करे, वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें मार देंगे। जब तक डैड सही है मैं किसी भी इंसान के पास नहीं आऊंगा। वो वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? तभी वो लड़की हैरान हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पेट से आवाज आती है। हमारे मेन कैरेक्टर के पेट से भूख की आवाज आती है। लड़की पूछती है ये क्या है? वो कहता है कि मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया और मैं बहुत थक चुका हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। वो कहता है कि मैंने तो पूछा भी नहीं। वो लड़की कहती है कि मुझे लगा कि तुम बहुत भूखे हो, और तभी उसकी जेब से वो ब्रेड गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और पूछता है ये क्या है? वो कहती है कुछ नहीं है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या है, पर इसे देखकर मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या ये खाना हो सकता है? वो लड़की भी बहुत हैरान होती है और उससे कहती है नहीं, यह खाना नहीं है।
तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो कहता है, शायद मैं गलत हूँ। वो लड़की सोचती है कि इसे ये भी नहीं पता कि यह खाना है। मुझे लगता है ये कोई पागल है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है। मुझे इस पर सीधा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसान धोखेबाज होते हैं। वो लड़की सोचती है कि मैं गलत थी। ये एक पागल से भी बहुत बड़ा है। वो लड़का सोचता है कि इसके हरकतें देखकर मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रही है और वो खाना है और मुझे वो खाना चाहिए और उसके लिए मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़े तो मैं करूंगा। पर तभी वो लड़की उसमें से आधा ब्रेड उसे देती है और कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही दे सकती हूँ क्योंकि तुम भूखे हो तो ये लो। वो सोचता है कि अपना ब्रेड क्यों शेयर कर रही है, इससे तो इसका ही नुकसान है। वो कहती है कि मुझे 4 दिनों में यह वापस चाहिए, इसे भूलना मत। वो कहता है कि इंसान बहुत परेशान करने वाले हैं, इसने मुझे 4 दिन का वक्त दिया है वापस करने के लिए। तभी वो वहां से जाने लगता है और वो लड़की पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहती है कि बाहर बहुत मॉन्स्टर्स हैं, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तुम इस जगह पर सब जानती हो? वो कहती है हाँ, क्योंकि यह मेरा बचपन गुजरा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि सबवे कहाँ है। तभी वो उसके साथ तभी हम उन दोनों को एक जगह देखते हैं और वो लड़की उससे पूछती है कि मैं इस पागल के साथ गलत फंस चुकी हूँ, मुझे इसके साथ अपना ब्रेड शेयर नहीं करना चाहिए था। वो उससे पूछती है कि तुम सबवे क्यों जाना चाहते हो? तो वो लड़का उसे बोलता है कि वो एक सेफ जगह है, वहां पर खाना भी है और कंक्रीट की दीवारें भी हैं जिससे हम मॉन्स्टर से बचे रहेंगे। और सबसे जरूरी वो अंडरग्राउंड है जहां मॉन्स्टर हमें नहीं ढूंढ सकते। सबवे में वो लड़की सोचती है, ये एक बहुत अजीब बच्चा है। ये इस तरह से बोल रहा है कि यह कुछ जानता है, जबकि ये पहले ब्रैड को भी नहीं पहचान पाया था। मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी है। मुझे लगता है कि सबवे वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि सबवे अंडरग्राउंड है। वह लड़की कहती है कि मुझे पता है कि ये मुझे मैंने सुना है कि सबवे अंडरग्राउंड है और मुझे पता है कि यह मुझे धोखा देगी। वो लड़की कहती है कि यह सबवे नहीं है, मैं उसका एंट्रेंस ढूंढ रही हूँ। तभी हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ जाता है अचानक। वो कहता है कि मैंने यहाँ कुछ आवाज सुनी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि अब इन सब चीजों का वक्त नहीं है, मेरे पीछे आओ, हम एक सेफ जगह जाएंगे। तभी वो एक सबवे में जाते हैं जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं वाह, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सब यहाँ पर मॉन्स्टर्स से छुपे हुए हैं। वो आदमी उनसे कहता है कि मैं वो पल नहीं भूल सकता जब सभी मॉन्स्टर्स ने बिना किसी वार्निंग के अटैक किया और सारे लोगों को मार दिया। पर मैं लकी था कि मुझे एक ऐसी जगह मिली जहां पर मैं छुप सकूं। मैं मेडिकल का सामान लेने के लिए सरफेस पे जा गया था, पर मुझे वहां पर सामान नहीं मिला, पर तुम दोनों मिल गए। मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कमजोर लोग जो कि डरे हुए हैं और घायल हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि उन्होंने मॉन्स्टर्स ने मुझे ढूंढ लिया और वो मुझे मार देंगे। उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि मेरे सामने से हटो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक आदमी को देखता है जो बहुत अजीब तरीके से एक कोने में बैठा हुआ है। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, इन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इन सभी लोगों में से कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मैं सिर्फ देखकर ही बता सकता हूँ कि इनमें से कौन खतरनाक है। सभी उन मॉन्स्टर की तरह है और मेरे डैड की तरह है, पर मुझे इन लोगों में से ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही
कि यह खतरनाक है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। मेरा नाम है हुएंग बॉम और मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं सरफेस पे मेडिकल सामान के लिए गया था, पर मैं तुम दोनों से मिला। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है हारू। वो डॉक्टर कहता है कि बहुत अच्छा नाम है, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम वर्चुअल मिडिल स्कूल की स्टूडेंट हो। वो लड़की कहती है कि हाँ ये सच है। वो कहता है हाँ, मेरा हॉस्पिटल भी उसी स्कूल के पास है। वो लड़की कहती है कि वहाँ हॉस्पिटल भी है, मुझे तो पता भी नहीं। और तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुमने काफी कुछ सफर किया है। तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है मेरा कोई नाम नहीं है और मेरा कोई नाम नहीं था। तभी वो डॉक्टर कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओ तो शायद मुझे बताओ। हम देखते हैं कि एक आदमी बहुत ज्यादा घायल होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। लोग कहते हैं कि यह घाव बहुत गहरा है और इसने बहुत ब्लड लॉस किया है, हमें इसका मेडिकल करना पड़ेगा। तभी वो डॉक्टर सामने आता है और बोलता है कि मेरे पास मेडिकल का सामान है और मैं इसकी सर्जरी करूंगा अभी। पहले हमें इस घाव को साफ करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा, एक डॉक्टर जो कि मैंने किताब में देखा था, ये पैसों के बदले लोगों का इलाज करते हैं, पर अब अपोकलिप्स आ गया है। तभी वो डॉक्टर से पूछता है कि तुम ठीक करने के बदले इनसे क्या कीमत लोगे। सब सोचते हैं कि यह डॉक्टर क्या मांगेगा। तभी वो डॉक्टर कहता है कि मुझे सिर्फ घायलों का इलाज करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तभी वो लड़का खुशी से डॉक्टर के गले लग जाता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने आज तक कोई सर्जरी फेल नहीं की। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लोगों की मदद क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिना किसी चीज के बदले में ये इंसानों की मदद कर रहा है, क्या यह बेवकूफ है? डॉक्टर उस लड़के से कहता है कि शांत रहे, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी। तभी वो लड़का डॉक्टर के कोट पर देखता है कि वहां लिखा होता है एनिमल हॉस्पिटल वेटरनियन। तभी वो डर से चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो डॉक्टर। वो कहता है कि एक मिनट रुको, तुम तो जानवरों के डॉक्टर हो, मुझे सर्जरी नहीं करवानी। वो कहता है यह एक बुरी खबर है क्योंकि सर्जरी तो होगी। वो उससे पूछता है क्या तुम सर्जरी कर सकते हो? वो डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल, इंसान और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं होता। तभी वो लड़का डर से चिल्लाने लगता है और कहता है डर से चिल्लाने लगता है और इधर उधर कूदने लगता है। वो डॉक्टर कहता है कि इसकी कंडीशन खराब हो रही है, इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है। तभी वो एक ईंट लेता है और उससे माफी मांगते हुए उसके सर में मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो गलत था, इंसान खतरनाक होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक शांत जगह जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस जगह से चला गया, क्योंकि उस जगह पर मेरा कोई काम नहीं था। वो अकेला बैठकर सोचता है कि मेरे पास सिर्फ एक फोटो है जो मेरे पिता ने मुझे दी है, एक फोटो जिसमें मेरे बचपन की कुछ यादें हैं कि मेरी माँ जिंदा है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे मैं अपनी माँ को ढूंढ सकूं, पर जब भी मैं इस फोटो को देखता हूँ तो इसके बैकग्राउंड में मुझे कुछ पौधे दिखते हैं। वो मुझे कुछ अजीब लगते हैं क्योंकि इस धरती पर ऐसे पौधे कोई स्पेसिफिक जगह पर ही मिल सकते हैं। हालांकि मैंने हर किताबों में इन पौधों के बारे में रिसर्च की, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला।
मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो इन पौधों के बारे में जान सके। तभी वहां एक मक्खी उड़कर आती है और वो उस मक्खी को मारकर उसे जीभ से चाटता है। वो कहता है ये भी बहुत कड़वा है। तभी हम देखते हैं लोगों की भीड़ में एक आदमी सबसे अलग खड़ा होता है। सब उसे देख रहे होते हैं। वो कहता है चलो शुरू करते हैं, सभी लोगों को यहाँ लेकर आओ। सारी भीड़ उसे ही देख रही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो हमें इकट्ठा क्यों कर रहा है, वो भी बिना किसी चेतावनी के। तभी उनमें से एक आदमी उससे पूछता है, हे क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तभी वो आदमी उसे घूरता है और उसकी ओर देखता है। वो कहता है कि मैं लोगों के दिमाग में घुसकर देख सकता हूँ कि वो अंदर से कैसे हैं। जब मैं इस आदमी के आंखों में देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये डरा हुआ आदमी है जो बाहर से अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उससे कहता है कि मेरे पास मत आओ। वो आदमी उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारता है और उसे उड़ा देता है और उसके पास जाकर बोलता है, यही मैं देखना चाहता था, तुम्हारी आंखों में डर। मुझे और दिखाओ तुम्हारी अंदर की सच्चाई, कि तुम्हारी आत्मा कितनी डरी हुई है। वो लड़का कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। तभी एक लड़की आती है और वो बोलती है, बॉस लगता है कुछ लोग यहाँ नहीं हैं। एक बूढ़ा आदमी, एक लड़का और एक लड़की, और वहाँ कुछ जख्मी लोग भी हैं। उनका बॉस बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करो, तो जाओ जल्दी, मैं उन लोगों को खुद ढूंढूंगा। वो लड़की पूछती है कि अब हमें इस लड़के का क्या करना चाहिए। वो कहता है कि इसे बांध दो और इसे बाहर फेंक देंगे। वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे बाहर मत फेंको। सभी लोग उसकी ओर डर से देखते हैं। वो कहता है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा, पर मुझे बाहर मत फेंको। वो वहां से चला जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है और वो कहता है कि मैंने कुछ दिनों से आराम नहीं किया। तभी अचानक से वो अपने आप को एक गुफा में देखता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। वो कहता है कि ये जमीन अंदर क्यों जा रही है। तभी वो वहां से आगे बढ़ने लगता है और अचानक से पीछे से कुछ पेड़ों की जड़ों उसे पकड़ने लगती हैं। वो वहां से भागने लगता है पर वो वहां से भाग नहीं पाता और अचानक से उसकी आंख खुलती है। वो कहता है ये तो एक सपना था, मैं सो गया था। तभी हम उस आदमी को और उसके कुछ साथी को वहां देखते हैं। उनमें से एक कहता है, उनका बॉस कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, जल्दी से वहां पहुंचो जहां सभी लोग हैं, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से बाहर फेंक दूंगा। वो लड़का कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या तुम मुझे बाहर फेंक दोगे? वो कहता है तुम कोशिश कर सकते हो। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये लड़का पागल हो चुका है। उनका बॉस बोलता है, नहीं ये मजेदार है, मेरी तरफ देखो और मुझे अपनी असली सच्चाई दिखाओ। वो उसकी आंखों में देखता है तो अंदर सिर्फ अंधेरा। उनका बॉस भी सोच में पड़ जाता है। दूसरा आदमी बोलता है कि हमें इसे बाहर फेंक देना चाहिए अभी। वो कहता है मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, इसे बाहर फेंक दो। वो कहता
तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 2 मिनट नहीं 2 सेकंड। तुम टाइम की बर्बादी मत करो। 2 मिनट नहीं 2 सेकंड लगेंगे मुझे तुम सभी लोगों को हराने में। वो आदमी हंसने लगता है, कहता है बॉस ये देखो बहुत फनी है। तभी वो अपना चाकू निकाल लेता है और कहता है तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं। उसका बॉस कहता है रुको, हमें इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है रुको, मेरी फोटो कहाँ गई। उनका बॉस कहता है कि ये फोटो मैंने तुम्हारी तलाशी ली जिसमें मुझे सिर्फ एक फोटो मिली। क्या ये तुम्हारे लिए जरूरी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर उस फोटो पर एक भी स्क्रैच आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उसका बॉस कहता है कि ठीक है मैं इसे फाड़ देता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डरने लगता है। वो आदमी कहता है कि अब इस लड़के का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं लापरवाह हो गया था और मुझे फोटो ध्यान से रखनी चाहिए थी। मुझे पता है कि ह्यूमंस मॉन्स्टर से भी ज्यादा डेंजरस है। वो आदमी कहता है कि बॉस अब हमें इसका क्या करना चाहिए। क्या हमें इसे बाहर निकालना चाहिए। उसका बॉस कहता है नहीं। जब मैंने इसकी आंखों में देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं। इस लड़के को सभी लोगों के साथ छोड़ दो और इस फोटो को तुम अपने पास रखो। ये एक ऑर्डर है। वो आदमी कहता है ठीक है। वो कहता है कि जब ये लड़का मुझ पर अटैक करने वाला था तो मैं डर गया था, पर मेरे पास अब ये फोटो है तो ये मुझ पर अटैक नहीं करेगा। तभी वहां पर वो दूसरी लड़की भी आ जाती है। उसका बॉस कहता है कि सभी लोग स्टेशन पर पहुंचो। तभी वो लड़की अपना हाथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ाती है तो वो उसका हाथ को झटक देता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। वो लड़की कहती है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी इंसान की भी नहीं। वो कहती है कि मैं इंसान नहीं, मेरा नाम हारू है, समझे। वो कहता है मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और मुझे इस नाम को याद करने की भी कोई जरूरत नहीं। तभी वो डॉक्टर उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई हुई है। वो लड़की कहती है नहीं, मुझे इस लड़के से बात करनी नहीं है, ये बहुत बदतमीज है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ह्यूमंस कितने अजीब हैं। तभी वो याद करता है कि जब उसके डैड ने उसे समझाया था कि ह्यूमंस पर कभी भरोसा मत करना, ह्यूमन तुम्हारे दुश्मन है। वो आदमी जिसने इस फोटो को चुराया है वो मेरे सामने ही बैठा है। मैं चाहूं तो उससे जबरदस्ती फोटो छीन सकता हूं, लेकिन इसमें फोटो को नुकसान भी हो सकता है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे एक सही मौके का तलाश है, जब मुझे मौका मिलेगा मैं उसे मार दूंगा और उस फोटो को वापस ले लूंगा। उसका बॉस कहता है कि सभी लोग यहाँ आ चुके हैं तो हम शुरू करते हैं। आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, मेरे साथ रहो
या मुझसे अलग। अगर तुम मेरे साथ रहना चुनते हो तो आपको बाहर निकाले जाने की कोई चिंता नहीं होगी। जैसे उस लड़के को बाहर फेंका जा रहा है, उसने शेल्टर में केओस मचाया, इसलिए उसे बाहर फेंका जा रहा है। अगर तुम मेरे साथ चुनोगे तो यहाँ रुकोगे, नहीं तो उसकी तरह बाहर फेंक दिए जाओगे। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, यह तुम्हारे ऊपर है। मेरे वर्ड ही एब्सोल्यूट हैं। सभी लोग उसकी ओर जाने लगते हैं। वो डॉक्टर सोचता है कि जो लोग कमज़ोर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग का पीछा करते हैं। वो बॉस कह रहा है कि किसी को एक्सपेल नहीं करेगा, लेकिन ये एक माइंड गेम है। वो लोगों पर दबाव डाल रहा है कि उसकी बात माने, क्योंकि कोई भी बाहर जाकर मरना नहीं चाहता। अगर लोगों को जिंदा रहना है तो उसकी बात माननी ही पड़ेगी। हालांकि मैं अपनी पूरी जिंदगी तो जी ही चुका हूँ, और अगर मैं उसकी साइड भी चुनता हूँ तो मैं अपने पेशेंट्स की मदद कर सकूंगा। इसीलिए मैं इसी साइड रहूंगा। तभी वो लड़की भी कहती है कि मैं भी यहाँ रुकूंगी। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें उधर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुकना खतरनाक है। हारू कहती है कि सर, मैं भी आपके साथ रुकना चाहती हूँ। तभी वो देखता है कि कुछ और सर्वाइवर्स भी उसके साथ वहीं रुके हुए हैं।